अब देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या मिलेगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो हमें मिलता है वो मिलेगा रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्वेश्चन हमें देगा? रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, और उस अकाउंट से हमें किसमें कन्वर्ट कर देना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन हमें देगा रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट और हमसे क्या पूछेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और बहुत आसान है। अब देखना ये कि कैसे बनाते हैं। तो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की खासियत समझो कि इसके अंदर हम कौन सी इनकम और कौन से एक्सपेंसेस लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसके अंदर हम केवल उन्हीं खर्चों को शामिल करते हैं, इसके अंदर हम उन्हीं एक्सपेंसेस को शामिल करते हैं जो जर्नल होते हैं। जर्नल मतलब जो दिन प्रतिदिन, महीने भर में, साल भर में चलते रहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। वर्कर को सैलरी देना महीने भर में चलता रहता है। घर की पुरानी रद्दी बेचना, ये भी चलता रहता है। सब्सक्रिप्शन हो गया, ये सब। महीने भर का रेंट देना, ये सब। मतलब इसके अंदर ऐसे खर्चे आएंगे जो महीने भर में चलते रहते हैं। अब मुझे बताओ, मैं एक खर्चा बताता हूँ। मैंने फर्नीचर खरीद लिया, बताओ क्या ये खर्चा इसमें आएगा? नहीं। ये हम खर्च, ये एक्सपेंस जो है हमारा, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस यहाँ पर नहीं आ सकता। ये एक्सपेंस कहाँ पर जाता है तुम्हें मालूम है? फर्नीचर तो बैलेंस शीट में जाता है, यहाँ नहीं आता, क्योंकि फर्नीचर हमारा क्या होती है? एसेट, और एसेट वहीं पर जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूँ। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कर ली, बताओ यहाँ पर आएगा ये खर्चा? नहीं, ये खर्चा भी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। ठीक है, तो यहाँ पर वो खर्चे आते हैं जो रोज के होते हैं। अब मुझे इंटरेस्ट मिला है ना, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, मुझे इंटरेस्ट मिला है, तो तुम्हें मालूम है मंथली मिलता रहता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इनकम हो गई ना जब मिला है। तुमने देखा होगा कि इंटरेस्ट कभी कभी हमें मिलता है और इंटरेस्ट कभी कभी हम देते हैं। अक्सर जब हम लोन की बात करते हैं, तुम्हें मालूम है ना लोन क्या होता है? बैंक से अक्सर कोई बंदा लोन ले लेता है, पैसे ले लेता है, तो बताओ बैंक को वो बदले में क्या देगा? ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। तो ऐसे में उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट उसके लिए क्या माना जाएगा? एक्सपेंस। अब मुझे बताओ, अगर किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट देती नहीं है कंपनी, इन कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट उसके लिए क्या मानी जाएगी? इनकम। यानी कि इंटरेस्ट इनकम भी हो सकता है और पेमेंट भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि वो किस साइड लिखा हुआ है। ठीक है, खैर कुल मिलाकर ये खर्चा भी यहाँ पर आता ही रहता है। ठीक है, रेंट वगैरह हो गया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर मिलेंगी। खैर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा कि कौन कौन सी टर्म्स इसके अकाउंट में डाली जाती हैं। ठीक है, मैं हर एक टर्म्स के बारे में बताऊंगा जरूर। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर और इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 20 में, ठीक है, एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर के अंदर, इसको समझना बहुत जरूरी है। सब्सक्रिप्शन पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है अलग से 4 नंबर का, और सब्सक्रिप्शन इस अकाउंट के अंदर भी होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सब्सक्रिप्शन हमारा रोजमर्रा की इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन समझते हो? सब्सक्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं चंदा। अक्सर लोग क्या करते हैं? चंदा मांगते रहते हैं। ठीक है, महीने भर में ऐसे चलता रहता है। तो सब्सक्रिप्शन भी कहां पर आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कहां पर आएगा? इनकम वाली साइड में। सब्सक्रिप्शन जब चंदा कोई हमें देता है तो हमारी इनकम होती है। ठीक है, तो वो कौन सी वाली साइड में आता है? इनकम वाली साइड में। ठीक है, जैसे कि खुशी की बात होती है, देना चाहता है कोई चंदा तो दे देता है, नहीं देना चाहता तो नहीं देता। कंपलसरी नहीं कि मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, खैर अब जब शुरू करेंगे तब थोड़ा और क्लियर होगा। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2000 फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और देखो क्वेश्चन में हमें कौन सा अकाउंट दे रखा है? ऊपर देखो लिखा हुआ है ना, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। टेबल के ऊपर देखो लिखा हुआ है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये अकाउंट है हमारा, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। और क्वेश्चन ने हमसे कौन सा अकाउंट बनाने को कहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, अकाउंट बनाना तुम्हें आता है। क्वेश्चन नंबर 32, पर्टिकुलर्स रुपीज, सॉरी पर्टिकुलर्स मत डालना, इस अकाउंट के अंदर पर्टिकुलर्स नहीं आता। ठीक है, इस अकाउंट के अंदर पर्टिकुलर्स नहीं है, इसमें इस साइड आता है एक्सपेंडिचर, यहां पर आता है इनकम, रुपीज, और ऊपर हेडिंग डाल देना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक साइड तुम्हारा डेबिट और एक साइड रहता है क्रेडिट। तो इसमें भी तुम्हें टिक वाला काम करना है, जैसा हमने फाइनल अकाउंट के अंदर करा था। ठीक है, यहाँ पर भी तुम्हें क्या काम करना है? टिक वाला। अब ध्यान से सुनो, हमें टिक कौन सी चीज पर करना है? मैंने बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम जनरली उन खर्चों की बात करते हैं और उन इनकम की बात करते हैं जो अक्सर हमें मिलती रहती हैं या हम देते रहते हैं।
मतलब इसके अंदर वो वाली चीजें आती हैं जो रोजमर्रा में होती रहती हैं, ठीक है, जो अक्सर महीने भर में, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद होती रहती हैं बार बार, ठीक है। उनकी बात नहीं करते हैं जो साल भर में होती है, जैसे कि मैंने बिल्डिंग खरीद ली। क्या रोज रोज बिल्डिंग खरीदते हैं, महीने भर में बिल्डिंग खरीदते नहीं, कोई सी भी कंपनी यूं ही नहीं खरीदती, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह, वो तो साल भर की बातें, वो चीजें यहाँ पर नहीं आएंगी, ठीक है। जो महीने भर में दिन प्रतिदिन अक्सर ऐसा करते रहते हैं, वो खर्चे और वो फायदे यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें टिक करते चलना है कि कौन कौन सी चीजों पर है, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ आइटम, और तुम्हें टिक करना और समझना है, समझने का काम है। देखो सबसे पहले डेबिट में देखो ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, ध्यान रखना ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पर नहीं आता है, ये तो बैलेंस शीट में जाता है, तो इस पर टिक मत करो। सब्सक्रिप्शन मैंने बताया था, सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्सक्रिप्शन पर टिक करो, ठीक है। और बताओ ये कौन सी साइड में लिखा हुआ है, रिसीप्ट में लिखा हुआ है ना, ऊपर वाले कॉलम में देखो रिसीप्ट्स लिखा हुआ है। रिसीप्ट्स का मतलब ये होता है कि ये सब्सक्रिप्शन हमें मिला है, ठीक है। देखो ये वर्ड डाला हुआ है रिसीप्ट्स, रिसीप्ट्स का मतलब है सब्सक्रिप्शन हमें मिला है। मुझे बताओ अगर सब्सक्रिप्शन हमें मिला है तो हमारी इनकम हुई या एक्सपेंड हुआ? हमारी इनकम होगी ना, अगर हमने कोई चीज रिसीव करी है तो हमारी वो क्या मानी जाएगी, इनकम, और इनकम आएगी इनकम वाली साइड में, ठीक है। खैर वो तो बात की आती है कि कहाँ आएगी, पहले तो उस पर टिक कर लो, सब्सक्रिप्शन पर देखते टिक कर दिया करो। और दूसरी चीज ये है कि अभी तो एडजस्टमेंट वाले आ नहीं रहे, देखो इसके नीचे एक भी एडजस्टमेंट नहीं लिखी हुई इस क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन जब एडजस्टमेंट आ जाएगी तो जैसे मैं फाइनल अकाउंट के अंदर स्टार बनवा रहा था ना, वही स्टार का काम यहाँ पर भी आएगा। खैर अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगली आइटम देखते हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताओ कि इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना ये क्या हम रोज रोज काम करते हैं? नहीं, इन्वेस्टमेंट हमारी होती है एसेट, और एक कंपनी एसेट हर बार नहीं खरीदती रहती, साल भर में, 5 साल बाद, 10 साल बाद ऐसे खरीदती है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट पर टिक मत करना। आगे देखते हैं, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, इसने पुराना फर्नीचर बेचा है। हाँ पुराना फर्नीचर तो बिकता ही रहता है, तुमने देखा होगा जब फर्नीचर वगैरह पुराना हो जाता है या रद्दी हो जाता है बिल्कुल, तो उसको बेचना पड़ता है। तो ध्यान रखना फर्नीचर बेचने की तो एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन जब फर्नीचर बेच रहे हैं तो कुछ नुकसान हुआ होगा या फायदा हुआ होगा, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना बुक वैल्यू, मुझे देखकर बताओ, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर के नीचे देखो बुक वैल्यू लिखी हुई है 400। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है इस फर्नीचर की बुक वैल्यू थी कितनी, 400 रुपए की, मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितने का था, 400 का। अब देखते हैं कितने का बिका है। मुझे बताओ सेल के आगे वहां पे कॉलम के अंदर देखो 300 रुपए लिखे हुए हैं ना, टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर के आगे देखो 300 रुपए लिखे हुए हैं। बताओ 400 रुपए की चीज 300 में बेच दी, 400 रुपए वाली बुक वैल्यू वाला फर्नीचर मैंने कितने में निकाल दिया, 300 में, ठीक है। फायदा हुआ है नुकसान हुआ? 400 की चीज 300 में बेच दी है, 100 रुपए का हमें क्या हो गया है, नुकसान। हाँ ये नुकसान आएगा, बताओ इनकम में आएगा एक्सपेंडिचर में आएगा? एक्सपेंडिचर है ना ये हमारा, फायदा थोड़ी, इनकम थोड़ी ना हुई 100 रुपए की, नुकसान हो गया है हमारा, एक्सपेंडिचर हुआ है 100 रुपए का, ठीक है। तो ध्यान रखना जो हमने फर्नीचर बेचा था ना 300 रुपए का, वो 300 तो खैर नहीं आएंगे क्योंकि फर्नीचर हमारी क्या होती है, एसेट। लेकिन एसेट को बेचने पर कभी कभी फायदा होता है और कभी कभी क्या होता है, नुकसान। तो वो फायदा या नुकसान जरूर आता है। देखो फायदा होता तो इधर आता, नुकसान हुआ है तो किधर आएगा, इस साइड, ठीक है। खैर वो जब डालेंगे तब देखेंगे, अब इस पे टिक मत करना, ठीक है, क्योंकि फर्नीचर तो नहीं आएगा लेकिन उसका जो नुकसान है वो जरूर आएगा, समझ गए होंगे। अगला देखते हैं डोनेशन। ध्यान रखना डोनेशन में गलती हो जाती है बच्चों से। डोनेशन दो तरह की होती है, ध्यान से समझना इस चीज को, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने बताया था ना सब्सक्रिप्शन, वैसी चीज होती है डोनेशन, ठीक है। डोनेशन क्या होती है, गवर्नमेंट या कोई बड़ी कंपनी कभी कभी डोनेशन दे देती है। तो ध्यान रखना डोनेशन दो तरह की होती है, एक होती है जनरल डोनेशन। कैसी डोनेशन होती है, जनरल। और एक डोनेशन होती है एक डोनेशन होती है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक और जनरल में क्या फर्क होता है वो मैं बता देता हूँ। जनरल डोनेशन का तो मतलब ये होता है, मान लो किसी बड़े आदमी ने कंपनी को कुछ डोनेशन दे दी, 10 लाख की डोनेशन दे दी कि ये लो 10 लाख रुपए, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि इन 10 लाख रुपए का क्या इस्तेमाल करें, ये तो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो इस 10 लाख का कैसे इस्तेमाल करेगी, तो वो डोनेशन हो जाती है जनरल। जब सामने वाला बंदा हमें बताता नहीं है कि ये डोनेशन किस चीज के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाले बंदे ने हमें 10 लाख की डोनेशन दी और उसने हमसे कहा है कि इससे बिल्डिंग खरीद लेना, बच्चों के लिए स्कूल बनवा देना, फर्नीचर खरीद लेना, तो ऐसी डोनेशन होती है स्पेसिफिक। मतलब जब कोई डोनेशन किसी चीज के लिए दी जाती है, किसी पर्टिकुलर काम के लिए दी जाती है, तो वो डोनेशन होती है स्पेसिफिक। तो ध्यान रखना वो डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आती है। स्पेसिफिक डोनेशन हमेशा कहाँ जाती है, सिर्फ बैलेंस शीट में। कहां पर जाती है, बैलेंस शीट में। और जनरल डोनेशन कहाँ आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो कहाँ पे आएगी, इनकम वाली साइड में। डोनेशन का मतलब है किसी से हमें पैसा मिला है, ठीक है, तो कौन सी वाली साइड में आएगी, इनकम वाली साइड में। लेकिन तब जब वो डोनेशन कैसी होगी, जनरल, ठीक है। स्पेसिफिक कभी नहीं आती। जब क्वेश्चन में आएगा ना स्पेसिफिक तो मैं बता दूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है ना, और नीचे देखो, नीचे एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्योंकि एडजस्टमेंट है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो जब क्वेश्चन हमें नहीं बताता तो वो डोनेशन हम क्या मानेंगे, जर्नल। और जर्नल मानेंगे मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी, तो टिक कर लो इस पर, इसको हम लेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमने इसको क्या मान लिया है, जर्नल, और जर्नल यहाँ पर आती है, तो टिक कर लो। अगला देखते हैं सैलरी। बताओ सैलरी तो वर्कर को देते रहते हैं महीने भर में, टिक कर लो इस पर। रेंट, रेंट भी देते रहते हैं, टिक करो। स्टेशनरी,
स्टेशनरी तो नॉर्मल खर्चा होता है, इसे भी महीने भर में दिन भर में करते रहते हैं, टिक कर लो इस पर भी। हाँ, डिफेंस बॉन्ड, ये हमारी एसेट होती है, ये यहाँ नहीं आएगी, बैलेंस शीट में आएगी। डिफेंस बॉन्ड जैसे हमारे शेयर्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। खैर इसको यहाँ पे नहीं लाना है तो टिक मत करना। बाय फर्नीचर परचेज, बताओ फर्नीचर खरीदने की एंट्री यहाँ पर आएगी? नहीं, फर्नीचर भी नहीं आएगा। बाइसिकल परचेज, ये भी हमारी एसेट होती है, बैलेंस शीट ये यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तुम्हें ध्यान रखना है जिस पर हमने टिक करा है केवल उन्हीं चीजों को यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो अब देखो, रिसीव्ड साइड में सबसे पहले मैंने सब्सक्रिप्शन टिक करवाया था ना, सब्सक्रिप्शन कितने का मिला है? 9,000 का। तो लिखो इनकम है ना ये, वहां पर रिसीव्ड साइड में जितनी भी चीजें लिखी हुई है वो इनकम है, सब्सक्रिप्शन हमें मिलता है। तो लिखो बाय सब्सक्रिप्शन। और कितने का सब्सक्रिप्शन मिला है? 9,000 का। अगली आइटम देखते हैं, सेल, अगला टिक देखते हैं। मुझे बताओ अगला टिक डोनेशन पर है ना, अगला टिक जो है वो किस पर बना हुआ है? डोनेशन पर। और उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने उसको क्या मान लिया था? जर्नल, कि ये डोनेशन कैसी डोनेशन है? जर्नल डोनेशन है। तो कितने रुपए की मिली है? 100 रुपए की। लिखो बाय डोनेशन, 100 रुपए। अब इधर देखते हैं, बाय सैलरी, बताओ खर्चा होता है, खर्चा होता है तो उधर आएगा, लिखो टू सैलरी। और कितने रुपए का खर्चा हुआ है? 4800। अगला टिक देखते हैं, अगला टिक है रेंट, टू रेंट। तो रेंट कितने का दिया है हमने? 500 रुपए का। अगला टिक देखते हैं, स्टेशनरी 200 रुपए की है। तो देखो सारे टिक खत्म हो गए, लेकिन एक चीज तुम भूल रहे हो, मैंने बताया था ना, जरा डेबिट साइड में देखो, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर लिखा हुआ है। मैंने बताया था फर्नीचर बेचने की एंट्री तो खैर यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन उस पर जो लॉस हुआ है वो लॉस जरूर आएगा। मुझे बताओ लॉस आएगा कहाँ पर? यहाँ पर या यहाँ पर? यहाँ पर आएगा, क्योंकि लॉस हमारा क्या होता है? खर्चा, ठीक है। अब देखते कितने का खर्चा हुआ था, निकाला भी था हमने। 400 रुपए की चीज कितने में बेच दी? 300 रुपए में। 400 रुपए की चीज तुमने 300 में बेच दी, कितने का खर्चा हो गया? 100 रुपए का नुकसान हो गया, लिख दो इधर। हाँ, तो मैं ये लिखना है, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। किस पर लॉस हुआ है? फर्नीचर की सेल पर। और कितने रुपए का हुआ है? 100 रुपए का। तो देखो अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, अब इसको टोटल करते हैं, और टोटल जैसे नॉर्मली अकाउंट्स को किया जाता है बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो शायद हाई टोटल इधर का ही आएगा, 9,100। इधर भी वही लिख दो, 9,100। मुझे बताओ बैलेंस इधर ही बनने वाला है ना, अगर हाई टोटल इधर का है तो बैलेंस इधर बनेगा। देखते हैं कितना बनता है अब। 8 5 13 और 2 15 और 1 16 का 6, कैरी लिया 1 5, 5,600 और 9,100 में से माइनस कर दिया, 11 में से 6 5, 8 में से 5 3, 3,500। बिल्कुल सही आंसर है, बैलेंस आ रहा है 3,500। ध्यान रखना, अब जो हम लिखते थे ना टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी, वो नहीं लिखना है, ठीक है। वो चीज तुम्हें यहाँ पर नहीं लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें लिखना है, देखो अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर तुम्हें एक वर्ड डालना है सरप्लस। अगर यहाँ पर बैलेंस निकल कर आता है तो यहाँ पर तुम्हें डालना है डेफिशिएट। तो देखो बैलेंस इस साइड निकला है ना, तो ये लिखना है तुम्हें टू सरप्लस, ठीक है। यहाँ पर आएगा बैलेंस तो तुम्हें डाल देना है टू सरप्लस, यहाँ पर बैलेंस आएगा तो यहाँ पर तुम्हें डालना है बाय डेफिशिएट, ठीक है। सरप्लस डेफिशिएट, याद रहेगी ना बात, दो वर्ड है बस। अभी बैलेंस यहाँ पर आया, हो सकता है अगले क्वेश्चन में बैलेंस यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन था, बस हमें टर्म्स याद रखनी है कि कौन सी डालनी चाहिए और कौन सी नहीं डालनी चाहिए। वैसे जब भी कोई टर्म आएगी तो मैं बार बार बताऊंगा, तो याद हो जाएगी वो टर्म, कि हम डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं, और नहीं डाल रहे हैं तो क्यों नहीं डाल रहे हैं। 33, तो इस पर भी तुम्हें वही काम करना है, टिक करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्ड्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2013। देखो फिर से हमें कौन सा अकाउंट दे रखा है? रिसीव्ड्स एंड पेमेंट अकाउंट, और हमसे कौन सा बनवाया है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक काम करते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। इधर आता है एक्सपेंडिचर रुपीज डेबिट, इधर आता है क्रेडिट इनकम रुपीज, और ऊपर डाल देना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहला काम तुम्हें मालूम है, इसके अंदर हमें टिक करना होता है। अगर कोई नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है तो ऊपर जाके हम क्या बना देंगे? स्टार। और स्टार किस तरह से बनाते हैं ये हमें फाइनल अकाउंट से पता चल गया है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले आइटम टू बैलेंस। ध्यान रखना बैलेंस वगैरह यहाँ पर नहीं आते हैं, कैश का बैलेंस हो चाहे बैंक का बैलेंस हो, ये बैलेंस जाता है बैलेंस शीट में, यहाँ पर नहीं आता कभी भी।
अगला देखते हैं सब्सक्रिप्शन। मैंने बताया सब्सक्रिप्शन तो हमेशा आता है, टिक करो इस पर। तो देखो सब्सक्रिप्शन के ब्रैकेट में भी कुछ आइटम कुछ लिखा हुआ है ना, 204 2012, 154 2014। एक काम करो फिलहाल तो इस पर टिक कर दो, अभी जब मैं सॉल्व कराऊंगा तब मैं बताऊंगा इसके बारे में, अभी मत सोचो, फिलहाल टिक कर दो। टू इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट रोज नहीं होती, ना ही महीने भर में होती है, एक साल में हो गई, 5 साल में हो गई, 2.5 साल में हो गई, ऐसे होती है। रोज का काम नहीं होता इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट हमारी होती है एसेट, और एसेट जाती है बैलेंस शीट में, यहाँ पर नहीं आती। इन्वेस्टमेंट हमारी क्या मानी जाती है, एसेट, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं डालेंगे। सेल ऑफ फर्नीचर, बताओ फर्नीचर को खरीदना या फर्नीचर को बेचना कभी भी यहाँ पर नहीं आता, ये बैलेंस शीट का काम है। हाँ लेकिन फर्नीचर को अगर हमने बेचा है और कुछ नुकसान हुआ होता, वो नुकसान यहाँ पर आता, अगर कुछ फायदा हुआ होता तो फायदा यहाँ पर आता। लेकिन क्या फर्नीचर की बुक वैल्यू हमें बताइए, देखो साइड में कोई बुक वैल्यू नहीं बता रखी, तो हमें कैसे कह सकते हैं कि फायदा हुआ है नुकसान हुआ है, तो सिर्फ बेचा है, हमें नहीं पता कि नुकसान है फायदा है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये तो चलता रहता है, महीने में रद्दी, पुरानी रद्दी बेच दी, घर की पुरानी रद्दी, कॉपी किताब वगैरह होती है, बेचते रहते हैं। इसी तरह से कंपनी के अंदर भी इतनी सारी रद्दी इकट्ठी हो जाती है, तो महीने भर में बिकती रहती है, तो रोज का खर्चा पानी है, ठीक है, टिक कर लो, ही आएगा, है ना। ऐसी चीजें जो महीने भर में रोज होती रहती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर आती है, चाहे फिर वो इनकम हो, चाहे फिर वो एक्सपेंड हो। अब मुझे बताओ अगर हमने ये रद्दी बेची है, तो बताओ बेशक वो हमारी पुरानी रद्दी लेकर गया है, लेकिन बदले में पैसा भी तो मिला है, तो इनकम आएगी या एक्सपेंडिचर हो गया हमारा, इनकम आई है ना, रद्दी ले गया, पैसे दे गया, ठीक है। एंट्रेंस फीस, हाँ एंट्रेंस फीस तो आएगी इधर, ध्यान रखना एंट्रेंस फीस, मान लो जब कोई हम फॉर्म वगैरह भरते हैं क्लास वगैरह के लिए, ठीक है, तो उस पर जो खर्चा होता है उसे कहते हैं हम एंट्रेंस फीस। जैसे तुम मुझे महीने की फीस देते हो, उसको भी हम कह सकते हैं एक तरीके की फीस, बट वो एंट्रेंस फीस नहीं होती, ठीक है, तो उस पर टिक कर लेना, ये आएगी, ठीक है। और ध्यान रखना एंट्रेंस फीस हमेशा आती है। लाइफ मेंबरशिप फीस ये नहीं आती। जब भी कोई जब भी कोई अथॉरिटी बनाई जाती है या कोई सोसाइटी बनाई जाती है, तो उसमें मेंबर्स को एक ही बार डाला जाता है, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, बार बार मेंबरशिप फीस उनसे नहीं ली जाती है। जब कोई बंदा मेंबर बनने के लिए आता है ना, उससे एक ही बार फीस मांगी जाती है, जब वो मेंबर बनेगा, ठीक है, उसके बाद उससे दोबारा फीस कभी नहीं मिलती है। हाँ जब वो हमारी मेंबरशिप को छोड़ना चाहेगा तो उसको वो फीस वापस मिल जाती है, ठीक है, तो ये हमारी लाइबिलिटी बनती है, मतलब जो फीस हमें उससे मिली है ना आज, वो फीस हम उसे भविष्य में जरूर वापस कर देंगे। तो बताओ फ्यूचर में कभी ना कभी तो देना पड़ेगा ना वो फीस, तो लाइबिलिटी बनती है, यहाँ पर नहीं आएगी ये लाइफ मेंबरशिप फीस, कभी नहीं आती यहाँ पर। मैं फिर से बता देता हूँ, जब कोई सोसाइटी वगैरह बनती है या कोई फंड वगैरह बनता है, ठीक है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, तो तुम अगर उसके मेंबर बनना चाहते हो तो तुम्हें कुछ फीस जमा करानी पड़ती है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मेंबर बनना चाहते हो तो एक ही बार तो फीस जमा कराओगे जब मेंबर बनोगे, मेंबरशिप फीस, ठीक है, बार बार नहीं होती। और दूसरी चीज, जब तुम उसकी मेंबरशिप छोड़ना चाहते हो तो वो फीस तुम्हें वापस मिल जाएगी, ठीक है, तो कंपनी के लिए ये देनदारी होती है और ये लाइबिलिटी में आती है, यहाँ पर नहीं आएगी। सैलरी अभी बताया था, तो महीने भर में खर्चा है, टिक करो उस पर। रेंट फिर से वही खर्चा आ गया, टिक करो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये तो चलता रहता है महीने भर में। पोस्टेज ये भी खर्चा है नॉर्मल, टिक करो। स्टील अलमीरा ये हमारी एसेट होती है, जब हम अलमीरा वगैरह खरीदते हैं बिजनेस के लिए या घर के लिए, तो ये हमारी एसेट होती है, रोज रोज कोई नहीं खरीदता, साल में खरीद ली, 10 साल में खरीद ली, 15 साल में खरीद ली, ये ऐसी चीज है, तो रोज नहीं खरीदती, ये नहीं आएगा इधर। डिफेंस बॉन्ड ये भी आया था, मैंने बताया था एसेट होती है, ये भी नहीं आएगा इधर, ऊपर वाले क्वेश्चन में डिफेंस बॉन्ड आ चुका है। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस ये नहीं आता है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें हो गई हैं, एक बार नीचे देख लेना, कोई एडजस्टमेंट ना हो इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिक से एक काम करना, पहले वाले टिक ले लेते हैं जो सिंपल वाले, ठीक है। डेबिट साइड में देखो सब्सक्रिप्शन, मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन के ब्रैकेट में ये लिखा हुआ था ना, 204 2012, 154 2014, और कितना सब्सक्रिप्शन बाहर लिखा हुआ है टोटल, बाहर सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है 3900। अब ध्यान से समझना, सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक मैंने पहले बता दिया था इस चैप्टर के अंदर, ये कुछ हटकर ही होता है। तुमने देखा होगा अभी तक कोई सा भी चीज हटकर नहीं आई है, सबसे पहले कौन सी चीज अलग आ गई है, सब्सक्रिप्शन, दूसरे क्वेश्चन करा है और दूसरे क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन में इतना कुछ आ गया, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन तो टॉपिक इसमें बिल्कुल ही अलग ही है, ठीक है, और इसको समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है इस पर। अब देखो इसका मतलब समझो, इस साल देखो हम काम कौन से साल के लिए कर रहे हैं, ऊपर देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 2013, हम काम कर रहे हैं 2013 के लिए। मुझे बताओ इस साल सब्सक्रिप्शन कितना लिया है मैंने, 3900। इस साल जो मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है वो कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 3900, ठीक है, इतना सब्सक्रिप्शन हमने इस साल क्या करा है, रिसीव, लोगों से मुझे इस साल कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, 3900। अब देखते हैं इन 3900 में कौन सा सब्सक्रिप्शन ऐड हुआ है गलती से। बताओ इस सब्सक्रिप्शन के अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ था ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 200 रुपए कौन से साल के मिक्स हुए हुए, 2012 के, 200 रुपए कौन से साल के चले गए इसमें गलती से, 2012 के, और ये 150 रुपए कौन से साल के चले गए, 2014 के।
बताओ हम काम कौन से साल के लिए कर रहे हैं? 2013 के लिए। तो हम सब्सक्रिप्शन भी कौन सा लेंगे? सिर्फ 2013 का, ना तो पिछले साल का और ना ही आने वाले साल का। अगर तुम्हारी फीस जनवरी की आनी है तो जनवरी की ही लूंगा, ना तो दिसंबर की लूंगा और ना ही फरवरी की लूंगा। मैं कौन सी फीस लूंगा? सिर्फ जनवरी की, ठीक है। हम काम अगर 2013 के लिए कर रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन भी कौन सा लेंगे? 2013 का, ना तो पिछले साल का लूंगा ना ही अगले साल का लूंगा। तो मुझे बताओ, ये 200 रुपए पिछले साल के हैं ना, 2012 के हैं। काम कर रहे हैं 2013 के लिए और 2012 का सब्सक्रिप्शन लेकर बैठे हुए, इसको हटाएंगे या ले लेंगे? इसको हटाना पड़ेगा। ये 2012 का सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब बताओ 2014, ये तो बेमतलब का है, अगले साल का हो गया ना ये तो। काम तुम 2013 के लिए कर ले रहे और मैंने जल्दबाजी में 2014 का भी सब्सक्रिप्शन ले लिया, ठीक है। इसको भी हटाना पड़ेगा। मुझे बताओ, ये वाला सब्सक्रिप्शन मैंने समय से पहले नहीं ले लिया? 2014 का सब्सक्रिप्शन कब ले लिया? 2013 में ही ले लिया। 2014 का सब्सक्रिप्शन मैंने कब ले लिया? 2013 में ही ले लिया। बताओ, इसको मैं एडवांस कह सकता हूँ? एडवांस कह सकते हैं ना, कि एडवांस में ले लिया, है ना। और अब मुझे बताओ, ये 2012 का सब्सक्रिप्शन था, लिया कब है? 2013 में। भाई 2012 का सब्सक्रिप्शन था और कौन से साल में ले रखा है? 2013 में ले रखा है, ठीक है। तो बताओ 2013 में लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2012 में नहीं लिया होगा। 2012 में नहीं लिया होगा, इसका मतलब ये सब्सक्रिप्शन 2012 में क्या चल रहा होगा? आउटस्टैंडिंग। देखो, ये सब्सक्रिप्शन वो था जो हमने समय पर भी नहीं लिया, और ये सब्सक्रिप्शन वो है जो हमने समय से पहले ले लिया है, ठीक है। समय से पहले ले लेना मतलब एडवांस, और समय पर भी ना लेना आउटस्टैंडिंग, ठीक है। खैर, कुल मिलाकर ये दोनों सब्सक्रिप्शन क्या इस साल के हैं? नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताओ, इस वाले सब्सक्रिप्शन को और इस वाले सब्सक्रिप्शन को, दोनों को क्या करने की जरूरत है? माइनस करने की जरूरत है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2014 का पहले लेकर बैठ गए और 2012 का इस साल लिया है, मतलब पिछले साल नहीं लिया था, मतलब आउटस्टैंडिंग, और समय से पहले ले लिया मतलब एडवांस। और ये दोनों ही सब्सक्रिप्शन हमें क्या करने पड़ेंगे? हटाने पड़ेंगे। अभी जितनी बातें मैंने बोली है दोबारा ध्यान से समझ लेना वीडियो रिपीट करके, ठीक है। फिर भी अगर सब्सक्रिप्शन में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, अभी आगे के क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन खुलकर आएगा तब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, 2014 की कोई चीज 2013 में ले ली तो ये क्या माना जाएगा? एडवांस, है ना। 2012 की चीज कब ली है? 2013 में। इसका मतलब तुमने 2012 में वो चीज नहीं ली थी। मुझे बताओ, अगर तुम दिसंबर की फीस मुझे जनवरी में दोगे, तो जनवरी में अगर दे रहे हो, इसका मतलब ये हुआ ना कि तुमने ये फीस दिसंबर में नहीं दी थी, है ना। जनवरी में तभी तो तुम मुझे कोई फीस दोगे जब तुमने दिसंबर में नहीं दी थी, या दोबारा दे दोगे? दोबारा कोई नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ दिसंबर में आउटस्टैंडिंग का, इसलिए तुमने वो फीस मुझे अब दे दी, ठीक है। और अगर तुमने फरवरी की फीस मुझे अभी दे दी, इसका मतलब तुमने क्या दे दिया है? एडवांस, है ना। तो इस हिसाब से सब जब देखो इसको लिखेंगे कैसे। तो देखो, सब्सक्रिप्शन तो खैर है ही, बाय सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, इस साइड ही आएगी। कितने का रिसीव करा है? सॉरी, अंदर लिखना है 3,900, ठीक है। अंदर की साइड लिखना बाय सब्सक्रिप्शन। जब भी ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ करे तो अंदर लिखे करो। और देखो, इसमें लेस करेंगे। मुझे बताओ, लेस करना है एक तो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 2012। हमें कौन सा वाला आउटस्टैंडिंग माइनस करना है? 2012 वाला। और कितने रुपए आउटस्टैंडिंग थे? 200 रुपए। तो 200 रुपए तो ये कर दो माइनस, ठीक है। अब एक चीज और लेस करनी है, बताओ, एडवांस। 2014 की चीज क्या 2013 में आनी चाहिए? नहीं। 2014 की चीज है तो 2014 में आनी चाहिए। 2012 की कोई चीज है तो 2012 में ही आनी चाहिए। ना तो 2013 में 2012 का सामान लेंगे, ना ही 2014 का सामान लेंगे। इन दोनों को हमें हटाना पड़ेगा। तो 2014 का कितना एडवांस लेकर बैठ गए हम? 150 रुपए। इन दोनों को ही तुम्हें माइनस करना है, तो फाइनली बाहर पहुंचाना है। देखते हैं कितना रहता है अब ये। 0, 5 और 8 में से 3, 5, 3। तो ये तुम्हें मिलेगा 3,550, ठीक है। तो यही आएगा। अगला टिक देखते हैं। अब तो सारे टिक आसान है। देखो, अगला टिक आ रहा है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। 40 रुपए की रद्दी बेच दी। कितने रुपए की इनकम हो गई हमारे? 40 रुपए। तो पूरा लिखना, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एनपी, तुम लोग पूरा लिखना न्यूज़पेपर। और कितने रुपए का न्यूज़पेपर बेचा है? 40 रुपए का। कमाल की इनकम हुई है। अगला देखते हैं, एंट्रेंस फीस। कितने रुपए की एंट्रेंस फीस आई है मेरे पास? 100 रुपए की। कितनी बड़ी फीस है? 100 रुपीज। तो देखो, यहाँ पे सारे टिक खत्म हो गए। वहां पर देखते हैं बाय सैलरी। तुम्हें मालूम है खर्चा होता है, लिख दो टू सैलरी। और कितने रुपए की सैलरी है? 3500। अगला देखते हैं, टू रेंट, ये भी खर्चा है। और कितने रुपए का रेंट पे करा है? 1200। अगला है प्रिंटिंग, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया P&S, तुम लोग पूरा लिखना। कितने रुपए का प्रिंटिंग स्टेशनरी है? 190, 190। अगला देखते हैं पोस्टेज, टू पोस्टेज। कितने रुपए की पोस्टेज है? चेक करते हैं। पोस्टेज है 130।
अगली आइटम देखते हैं। पोस्टेज के बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास कोई सी भी आइटम नहीं बची है। सब्सक्रिप्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना। इस वाले पार्ट को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 2012 की जो चीज तुमने बेमतलब में ले रखी है वो हटनी चाहिए, क्योंकि हम कौन से साल के लिए काम कर रहे थे, 2013 के लिए। तो जितना है उसी का लेंगे। 2013 का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 2013 का ही आना चाहिए। 2012 का भी हटाओ, 2014 का भी हटाओ, फिर भी कुछ कमी रह गई है तो मुझसे पूछ सकते हो तुम क्लास में इस चीज को। तो अब बैलेंस करते हैं, देखते हैं हाई टोटल कहाँ का आ रहा है। इस बार तो हाई टोटल इधर का दिख रहा है, तो हाई टोटल बना देते हैं। 0, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 5020। तो जो हाई टोटल इधर आता है वही हमें इधर लिखना है, 5020। अब बैलेंस करते हैं। तुम्हें मालूम है अगर बैलेंस इधर आता है तो इधर बनता है डेफिशिएट, अगर बैलेंस इधर आता है तो बैलेंस इधर बनता है सरप्लस। तुम्हें दिखाई दे होगा बैलेंस इस बार इधर आने वाला है, तो मैं पहले से लिख रहा हूँ डेफिशिएट। अब देखते हैं कितना आ रहा है। पहले इसको रफ में ऐड कर लेते हैं। 0, 9 और 5 और 6 3। तो 5020 में से 3690 माइनस करते हैं, 0 कर लेना, 1330 है। तो 1330 रुपए का हमारा आ गया डेफिशिएट।